हेलो बच्चों, आपका हमारे चैनल हिंदी वाणी में स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 8वीं की पाठ्य पुस्तक वसंत भाग 3 का दूसरा पाठ। पाठ का नाम है लाख की चूड़ियाँ तथा इस पाठ के लेखक कामतानाथ जी हैं। आइए हम पाठ पढ़ते हैं। सारे गांव में बदलू मुझे सबसे अच्छा आदमी लगता था, क्योंकि वह मुझे सुंदर सुंदर लाख की गोलियां बनाकर देता था। मुझे अपने मामा के गांव जाने का सबसे बड़ा चाव यही था कि जब मैं वहां से लौटता था तो मेरे पास ढेर सारी गोलियां होती थी, रंग बिरंगी गोलियां जो किसी भी बच्चे का मन मोह ले। इस पाठ में लेखक ने बताया है कि बचपन में गर्मियों की छुट्टियों में जब वो अपने मामा के घर जाते थे तो वहाँ सारे गांव में उन्हें सबसे अच्छा आदमी एक बदलू नाम का व्यक्ति लगता था, जो उसे लाख की गोलियां बनाकर देता था, जो रंग बिरंगी और मन भावन लगती थी और सभी बच्चों को पसंद आती थी। वैसे तो मेरे मामा के गांव का होने के कारण मुझे बदलू को बदलू मामा कहना चाहिए था, परंतु उसे बदलू मामा न कहकर बदलू काका कहा करता था। जैसा कि बच्चों आप सब जानते हो, जब हम अपने मामा के घर जाते हैं तो अधिकतर लोग हम जिनको जानते हैं उन्हें हम मामा कहकर पुकारते हैं या नाना कहकर पुकारते हैं। तो उन्होंने बताया है कि उनके मामा के गांव का होने के कारण उसे बदलू मामा कहकर पुकारना चाहिए था, लेकिन लेखक उसे बदलू काका ही कहते हैं। इसका यह कारण है कि गांव के सभी बच्चे और औरतें बदलू को केवल बदलू काका कहकर पुकारते थे, इसलिए लेखक भी उसे बदलू काका ही कहा करते थे। बदलू का मकान कुछ ऊंचे पर बना था। मकान के सामने बड़ा सा सहन था, जिसमें एक पुराना नीम का वृक्ष लगा था। उसी के नीचे बैठकर बदलू अपना काम किया करता था। बगल में भट्टी दहकती रहती, जिसमें वह लाख पिघलाया करता था। सामने एक लकड़ी की चौखट पड़ी रहती, जिस पर लाख के मुलायम होने पर वह उसे सलाख के समान पतला करके चूड़ी का आकार देता। पास में 4-6 विभिन्न आकार की बेलननुमा मुंगेरियां रखी रहती, जो आगे से कुछ पतली और पीछे से कुछ मोटी होती। लाख की चूड़ी का आकार देकर वह उन्हें मुंगेरियों पर चढ़ाकर गोल और चिकना बनाता और तब एक एक कर पूरे हाथ की चूड़ियाँ बना चुकने के पश्चात वह उन पर रंग करता। इस पाठ में बताया है कि लेखक अपने बचपन के दिनों में गर्मियों की छुट्टियों में अपने मामा के घर जाते थे तथा वहाँ पर बदलू काका नाम के एक व्यक्ति के पास जाते, जो उन्हें रंग बिरंगी लाख की गोलियां बनाकर देते थे। अब बदलू काका के कार्य के बारे में बताया जा रहा है कि वह एक मनिहार था। उसका कार्य चूड़ियाँ बनाकर बेचना था और वह लाख की चूड़ियाँ किस तरह बनाता था, इस कार्य का वर्णन इस पैराग्राफ में किया गया है। आगे बताया है, बदलू यह कार्य सदा ही एक मचिए पर बैठकर किया करता था, यानी बदलू के कार्य करने का स्थान निर्धारित था। उसने एक मचिया बनाया हुआ था, बैठने का स्थान बनाया हुआ था, वहीं पर बैठकर वह अपना चूड़ी बनाने का कार्य करता था, जो बहुत ही पुरानी थी, यानी ज़्यादातर उसका प्रयोग किए जाने के कारण वह मचिया पुरानी हो गई थी। बगल में ही उसका हुक्का रखा रहता, जिसे वह बीच बीच में पीता रहता। गांव में मेरा दोपहर का समय अधिकतर बदलू के पास बीतता। वह मुझे लला कहा करता और मेरे पहुंचते ही मेरे लिए तुरंत एक मचिया मंगा देता। मैं घंटों बैठे बैठे उसे इस प्रकार चूड़ियाँ बनाते देखता रहता। लगभग रोज ही वह 4-6 जोड़े चूड़ियाँ बनाता। पूरा जोड़ा बना लेने पर वह उसे बेलन पर चढ़ाकर कुछ क्षण चुपचाप देखता रहता, मानो वह बेलन ना होकर किसी नववधू की कलाई हो। यानी इस पैराग्राफ में भी केवल बदलू काका के चूड़ियाँ बनाने का वर्णन किया गया है कि कैसे वह अपने द्वारा बनाई गई चूड़ियों को तैयार करता और उन्हें देखता, और इस कार्य को यानी बदलू को कार्य करते हुए लेखक घंटों देखता रहता, उसके पास बैठा रहता। बदलू मनिहार था, चूड़ियाँ बनाना उसका पैतृक पेशा था।
पैतृक का अर्थ होता है जो हमारे पिता और उनके पिता का जो कार्य है वही हम अपना लें, उसे पैतृक पेशा कहते हैं। और वास्तव में वह बहुत ही सुंदर चूड़ियाँ बनाता था। उसकी बनाई हुई चूड़ियों की खपत भी बहुत थी, यानी बदलू द्वारा बनाई गई चूड़ियाँ सब लोग पसंद करते थे और महिलाएं उन चूड़ियों को बहुत ज़्यादा पसंद करने के कारण तुरंत ही तैयार होते ही खरीद लेती थी। उस गांव में तो सभी स्त्रियां उसकी बनाई हुई चूड़ियां पहनती ही थी। आसपास के गांव के लोग भी उससे चूड़ियां ले जाते थे, क्योंकि वह बहुत ही सुंदर चूड़ियां बनाता था। परंतु वह कभी भी चूड़ियों को पैसों से न बेचता था। उसका अभी तक वस्तु विनिमय का तरीका था, यानी वह उन चूड़ियों के बदले पैसे नहीं लेता, बल्कि अपनी आवश्यकता की चीज़ें ले लेता तथा बदले में लोगों को चूड़ियाँ दे देता। वस्तु विनिमय का अर्थ है किसी एक वस्तु के बदले दूसरी वस्तु ले लेना। इसमें रुपए पैसों का प्रयोग नहीं किया जाता तथा एक प्रकार से यह खरीदने की ही प्रक्रिया है, जिसमें रुपयों के बदले किसी अपने मतलब की वस्तु का आदान प्रदान किया जाता है। और लोग अनाज के बदले उससे चूड़ियाँ ले जाते थे, यानी अनाज के बदले बदलू अपनी चूड़ियों को दे देता था। बदलू स्वभाव से बहुत सीधा था। मैंने कभी भी उसे किसी से झगड़ते नहीं देखा। यानी बदलू के स्वभाव के बारे में बताया जा रहा है कि लेखक ने कभी भी उसे किसी के साथ लड़ाई करते हुए नहीं देखा। हाँ, शादी विवाह के अवसरों पर वह अवश्य जिद पकड़ लेता था। जीवन भर चाहे कोई उससे मुफ्त चूड़ियाँ ले जाए, परंतु विवाह के अवसर पर वह सारी कसर निकाल लेता था। आखिर सुहाग के जोड़े का महत्व ही और होता है। मुझे याद है मेरे मामा के यहाँ किसी लड़की के विवाह पर जरा सी किसी बात पर बिगड़ गया था और फिर उसको मनाने में लोहे लग गए थे। यानी लेखक ने अपने किसी बचपन की घटना के बारे में बताया है कि बदलू किसी लड़की के विवाह पर जरा सी बात पर नाराज़ हो गया था और उसे बहुत मुश्किल से मनाया गया था। इस प्रकार के जो कारीगर होते हैं, जैसे मनीहार या बर्तन बनाने वाले कुम्हार, इस तरह के जो लोग होते हैं, उनका बहुत अधिक आदर सम्मान किया जाता है, खासकर त्योहारों व विवाह आदि अवसरों पर, क्योंकि उनका भी अपना आत्मसम्मान होता है और वो हमारे लाभ के लिए ही अपना व्यवसाय अपनाए हुए रहते हैं। विवाह में इसी जोड़े का मूल्य इतना बढ़ जाता है कि उसके लिए उसकी घरवाली को सारे वस्त्र मिलते, यानी कपड़े मिलते, ढेरों अनाज मिलता, उसको अपने लिए पगड़ी मिलती और जो रुपये मिलते सो अलग। यानी विवाह आदि के अवसर पर इस प्रकार के कारीगरों को विशेष सम्मान व उपहार दिए जाते हैं और इस प्रकार से उनका मान बढ़ाया जाता है, उनका स्वागत किया जाता है। यदि संसार में बदलू को किसी बात से चिढ़ थी तो वह थी कांच की चूड़ियाँ। बदलू को केवल कांच की चूड़ियों से ही चिढ़ थी या उनसे नफरत करता था। यदि किसी भी स्त्री के हाथों में उसे कांच की चूड़ियाँ दिख जाती तो वह अंदर ही अंदर कुढ़ उठता और कभी कभी तो दो चार बातें भी सुना देता। बदलू का यह मानना है कि जो कांच की चूड़ियाँ हैं वो बहुत नाजुक होती हैं और बदलू की नज़र में केवल लाख की चूड़ियाँ महत्वपूर्ण हैं और उन्हीं से स्त्री के हाथों की शोभा बढ़ती है। मुझसे तो वह घंटों बातें किया करता, कभी मेरी पढ़ाई के बारे में पूछता, कभी मेरे घर के बारे में और कभी यूँ ही शहर के जीवन के बारे में। मैं उससे कहता कि शहर में सब कांच की चूड़ियाँ पहनते हैं तो वह उत्तर देता कि शहर की बात और है लला, वहाँ तो सभी कुछ होता है। वहाँ तो औरतें अपने मर्द का हाथ पकड़कर सड़कों पर घूमती भी हैं और फिर उनकी कलाइयाँ नाजुक होती हैं न, लाख की चूड़ियाँ पहने तो मोच न आ जाए। यानी अब बदलू काका के साथ लेखक की जो बातचीत होती थी उसके बारे में बताया जा रहा है कि किस प्रकार शहरों में कांच की चूड़ियों का प्रचलन बढ़ता जा रहा है। तो बदलू इस बात पर कहता है कि शहरों का जो तौर तरीका है, रीति रिवाज है, वो कुछ अलग है और शहरों की जो युवतियाँ होती हैं, स्त्रियाँ होती हैं, उनके हाथ बहुत नाजुक होते हैं और वो लाख की चूड़ियाँ
पहनकर सहजता से नहीं रह सकती। कभी कभी बदलू मेरी अच्छी खासी खातिर भी करता। जिन दिनों उनकी गाय के दूध होता वह सदा मेरे लिए मलाई बचा कर रखता, और आम की फसल में तो मैं रोज़ ही उसके यहाँ से 2-4 आम खा आता। परंतु इन सब बातों के अतिरिक्त जिस कारण वह मुझे अच्छा लगता वह यह था कि लगभग रोज़ ही वह मेरे लिए 1-2 गोलियां बनाकर देता था। यानी लेखक ने बताया कि बदलू किस प्रकार उसका स्वागत करता, उसके लिए मलाई बचाकर रखता तथा उसे आम भी खिलाता था, और इसके साथ ही लेखक के लिए बदलू काका 2-4 लाख की गोलियां बना देता था, जो लेखक को बहुत ज़्यादा पसंद थी। मैं बहुधा हर गर्मी की छुट्टी में अपने मामा के यहाँ चला जाता और 1-आध महीने वहाँ रहकर स्कूल खुलने के समय तक वापस आ जाता। परंतु 2-3 बार में ही मैं अपने मामा के यहाँ गया होऊंगा, तभी मेरे पिता की एक दूर के शहर में बदली हो गई और एक लंबी अवधि तक मैं अपने मामा के गांव न जा सका। अब लेखक ने बताया है कि वो लंबे समय तक अपने मामा के यहाँ नहीं जा सके क्योंकि उनके पिता की बदली हो गई थी। उनके काम के सिलसिले में उन्हें अपने मामा के घर से लंबे समय तक दूर रहना पड़ा था। तब लगभग 8-10 वर्षों के बाद जब मैं वहाँ गया तो इतना बड़ा हो चुका था कि लाख की गोलियों में मेरी रुचि नहीं रह गई थी। यानी जब बच्चे छोटे होते हैं तो उन्हें इस प्रकार के खेलने की चीज़ों में रुचि होती है, उन्हें इस तरह की चीज़ें पसंद आती हैं। लेकिन लेखक उन दिनों के लगभग 8-10 वर्षों के बाद जब वहाँ गए तो वो इतने बड़े हो गए थे कि लाख की गोलियों में अब उनकी रुचि नहीं थी, उन्हें वो याद भी नहीं थी। अतः गांव में होते हुए भी कई दिनों तक मुझे बदलू का ध्यान नहीं आया। इस बीच मैंने देखा कि गांव के लगभग सभी स्त्रियां कांच की चूड़ियां पहने हुए हैं। विरले ही हाथों में मैंने लाख की चूड़ियां देखी। विरले यानी बहुत कम स्त्रियों के हाथों में उन्होंने लाख की चूड़ियां देखी। तब एक दिन सहसा मुझे बदलू का ध्यान हो आया। यानी एक दिन अचानक से लेखक को बदलू की याद आई। बात यह हुई कि बरसात में मेरे मामा की छोटी लड़की आंगन में फिसलकर गिर पड़ी और उसके हाथ की कांच की चूड़ी टूटकर उसकी कलाई में घुस गई और उससे खून बहने लगा। मेरे मामा उस समय घर पर ना थे, मुझे ही उसकी मरहम पट्टी करनी पड़ी। तभी सहसा मुझे बदलू का ध्यान हो आया और मैंने सोचा कि उससे मिल आऊं। अतः शाम को मैं घूमते घूमते उसके घर चला गया। बदलू वहीं चबूतरे पर नीम के नीचे एक खाट पर लेटा था। नमस्ते बदलू काका, मैंने कहा। नमस्ते भैया, उसने मेरी नमस्ते का उत्तर दिया और उठकर खाट पर बैठ गया। परंतु उसने मुझे पहचाना नहीं और देर तक मेरी ओर निहारता रहा। अब लेखक ने बताया है कि जब वो 7-8 वर्षों के बाद बदलू काका के पास जाते हैं तो किस प्रकार से उनकी बातचीत होती है। उन्होंने कहा, मैं हूँ जनार्दन काका, आपके पास से गोलियां बनवा कर ले जाता था। मैंने अपना परिचय दिया। बदलू फिर भी चुप रहा। वह मानो अपने स्मृति पटल पर अतीत के चित्र उतार रहा हो और तब वह एकदम बोल पड़ा, आओ आओ लला, बैठो, बहुत दिन बाद गांव आए। हाँ। अब लेखक ने कहा, हाँ, इधर आना नहीं हो सका काका, मैंने चारपाई पर बैठते हुए उत्तर दिया। यानी बदलू काका को याद आया। उन्होंने अपने दिमाग पर जोर डाला तथा लेखक को याद करने की कोशिश की और याद आने पर उन्होंने लेखक का स्वागत किया। आगे है, कुछ देर फिर शांति रही। मैंने इधर उधर दृष्टि दौड़ाई। दृष्टि यानी नज़र। लेखक इधर उधर देखते हैं कि किस प्रकार का उसका जो कार्य करने का स्थान है और पहले जैसा था क्या अब भी सब कुछ वैसा ही है। न तो मुझे उसकी मचिया ही नजर आई, न ही भट्टी। जिस भट्टी पर बदलू काका लाख को पिघलाता था तथा जिस मचिया पर बैठकर वह कार्य करता था, वे सब चीज़ें अब लेखक को नज़र नहीं आई। तो उन्होंने पूछा, आजकल काम नहीं करते काका? मैंने पूछा, यानी लेखक ने पूछा। नहीं लला, काम तो कई साल से बंद है। मेरी बनाई हुई चूड़ियाँ कोई पूछे तब तो। गांव-गांव में कांच का प्रचार हो गया है। वह कुछ देर चुप रहा,
फिर बोला, मशीनी युग है न लला, आजकल सब काम मशीन से होता है, खेत भी मशीन से जोते जाते हैं, और फिर जो सुंदरता कांच की चूड़ियों में होती है लाख में कहाँ संभव है। लेकिन कांच बड़ा खतरनाक होता है, बड़ी जल्दी टूट जाता है। इस प्रकार की बात लेखक ने कही। आगे, नाजुक तो फिर होता ही है लला, कहते कहते उसे खांसी आ गई और वह देर तक खांसता रहा। मुझे लगा कि उसे दमा है। अवस्था के साथ साथ उसका शरीर ढल चुका है। उसके हाथों पर और माथे पर नसें भी उभर आई थी, यानी अब बदलू काका की जो स्थिति थी वो ठीक नहीं थी। उसके माथे पर नसें उभर आई थी, उसका शरीर ढल चुका था, यानी उम्र के साथ साथ वह बीमार और कमज़ोर भी लग रहा था। जाने कैसे उसने मेरी शंका भांप ली और बोला, दमा नहीं है मुझे, फसली खांसी है, यही महीने 2 महीने से आ रही है, 10-15 दिन में ठीक हो जाएगी। यानी लेखक सोच रहे थे कि शायद बदलू काका को दमा हो, लेकिन उससे पहले ही बदलू काका ने कहा कि मुझे दमा नहीं है, यह ऐसी खांसी है जो फसल के कटाई के समय होती है और 1-2 महीने में ठीक हो जाएगी या 10-15 दिन में ठीक हो जाएगी। मैं चुप रहा। मुझे लगा कि उसके अंदर कोई बहुत बड़ी व्यथा छिपी है, यानी बदलू काका शायद किसी बहुत बड़ी दुविधा में है, मुश्किल में है, परेशानी में है। मैं देर तक सोचता रहा कि इस मशीनी युग ने कितने हाथ काट दिए हैं। कुछ देर फिर शांति रही, जो मुझे अच्छी नहीं लगी। आम की फसल अब कैसी है काका? कुछ देर पश्चात मैंने बात का विषय बदलते हुए पूछा। तब बदलू काका ने कहा, अच्छी है लला, बहुत अच्छी है। उसने लहक कर उत्तर दिया, यानी बहुत जल्दी से उत्तर दिया और अंदर अपनी बेटी को आवाज़ दी, अरे रज्जो, लला के लिए आम तो ले आ। फिर मेरी ओर मुखातिब होकर बोले, माफ़ करना लला, तुम्हें आम खिलाना तो भूल गया था। नहीं नहीं काका, आम तो इस साल बहुत खाए हैं। वाह वाह, बिना आम खिलाए कैसे जाने दूंगा तुमको। यानी इस प्रकार की बातें बदलू काका और लेखक के बीच में हुई। वो दोनों आपस में बातें कर रहे हैं कि किस प्रकार से बदलू काका का कार्य मशीनों के प्रचलन के कारण बंद हो गया है तथा अब उनकी स्थिति पहले से बहुत बुरी हो चुकी है। मैं चुप हो गया। मुझे वे दिन याद हो आए जब वह मेरे लिए मलाई बचाकर रखता था। गाय तो अच्छी है ना काका? मैंने पूछा। यानी लेखक ने अब गाय के बारे में पूछा। इससे पहले उन्होंने आम की फसल के बारे में पूछा। गाय कहाँ है लला? 2 साल हुए बेच दी, कहाँ से खिलाता। यानी उन्होंने 2 साल पहले ही अपनी गाय बेच दी क्योंकि उनके पास खिलाने के लिए चारा नहीं था। इतने में रज्जो, उसकी बेटी, अंदर से एक डलिया में ढेर से आम ले आई। यह तो बहुत है काका, इतने कहाँ खा पाऊँगा, मैंने कहा। यानी बदलू काका की बेटी अंदर से एक डलिया में ढेर सारे आम ले आई, तो लेखक ने कहा कि मैं इतने सारे नहीं खा पाऊँगा, ये तो बहुत सारे हैं। वाह वाह, वह हंस पड़ा। शहरी ठहरे ना, मैं तुम्हारी उम्र का था तो इसके चौगुने आम एक बखत में खा जाता था। यानी अब बदलू काका थोड़ा हंसी मजाक करते हैं और कहते हैं कि तुम शहर में रहने वाले हो, मैं तुम्हारी उम्र का था या जब मैं तुम्हारे जितना था तो इससे 4 गुना ज़्यादा एक बखत में, यानी एक समय में ही खा जाता था। आप लोगों की बात और है, मैंने उत्तर दिया। अच्छा, बेटी लला को 4-5 आम छांट कर दो, सिंदूरी वाले देना, यानी जो पक चुके हैं बिल्कुल, जिनका रंग बदल गया है और मीठे लग रहे हैं, वही देना। देखो लला कैसे हैं, इसी साल यह पेड़ तैयार हुआ है। रज्जो ने 4-5 आम अंजुली में लेकर मेरी ओर बढ़ा दिए। आम लेने के लिए मैंने हाथ बढ़ाया तो मेरी निगाह एक क्षण के लिए उसके हाथों पर ठहर गई। गोरी गोरी कलाइयों पर लाख की चूड़ियाँ बहुत ही फब रही थी, सुंदर लग रही थी। बदलू ने मेरी दृष्टि यानी नज़र देख ली और बोल पड़ा, यही आखिरी जोड़ा बनाया था जमींदार साहब की बेटी के विवाह पर। 10 आने पैसे मुझको दे रहे थे, मैंने जोड़ा नहीं दिया, कहा शहर से ले आओ। मैंने आम ले लिए और खाकर थोड़ी देर पश्चात चला आया। मुझे प्रसन्नता हुई कि बदलू ने हार कर भी हार नहीं मानी थी
उसका व्यक्तित्व कांच की चूड़ियों के जैसा न था जो आसानी से टूट जाए। यानी बदलू काका के जीवन के बारे में बताया है कि उसे केवल कांच की चूड़ियाँ पसंद थी, उसे कांच की चूड़ियाँ पसंद नहीं थी, केवल लाख की चूड़ियाँ ही वह बनाता था तथा लाख की चूड़ियाँ ही बेचता था। लेकिन जब उसका बनाया हुआ आखिरी जोड़ा जमींदार साहब ने 10 आने पैसे में खरीदना चाहा, तब उसने अपने स्वाभिमान के लिए, अपने आत्मसम्मान के लिए नहीं दिया, क्योंकि वह पैसे के बदले अपनी चूड़ियाँ कभी नहीं बेचना चाहता था। वह चाहता था कि उसका मान सम्मान किया जाए और उसकी जो बनाई गई लाख की चूड़ियाँ हैं लोग उनकी सराहना करें। तब लेखक मानते हैं कि बदलू काका का व्यक्तित्व कांच की चूड़ियों की तरह नाजुक नहीं था, उसका व्यक्तित्व दृढ़ था, वो आत्मसम्मान से भरा हुआ व्यक्ति था। उम्मीद है बच्चों आपको यह पाठ समझ में आ गया होगा। अगले भाग में हम इस पाठ से लिए गए अभ्यास के प्रश्नोत्तर पढ़ेंगे। आपको यह वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। यदि कोई सुझाव है तो हमें ज़रूर बताएं। धन्यवाद।